नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्ज़ाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीएड एंट्रेंस 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसकी फुल प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यूज़ दोनों कराएंगे। जो भी संभावित क्वेश्चंस हैं वो सभी हमारे सभी वीडियो में मिलेंगे। जो भी ये हमारा प्रज्ञा बैच है, इसमें सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो पीवाईक्यूज़ हैं और एमसीक्यूज़ दोनों हैं। तो सारे वीडियोस को आप अच्छे से देख लें, जिससे आपको कॉलेज अलॉटमेंट में बहुत ही आसानी होगी। आपको अच्छे कॉलेजेस भी मिल सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आज का क्वेश्चंस है, नेवेली निम्न में से किस वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर है वह है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है वो नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार की लिग्नाइट खनन और पावर उत्पादन कंपनी है। इसका मुख्यालय है वो चेन्नई है, यानी कि हेडक्वार्टर जो है इसका चेन्नई है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसका ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि नेवेली जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई में है। नेवेली कौन सी कंपनी अगर पूछा जाए तो लिग्नाइट कॉरपोरेशन कंपनी है, यानी NLC इस कंपनी का नाम है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1956 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऐसे ही आपको कई क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय योजना आयोग द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है, डॉक्टर अमर्त्य कुमार सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक के योगदान के अभिज्ञान में दिया गया था? तो इसका जो 4 ऑप्शन है आपके सामने, श्रम अर्थशास्त्र, विपणन अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कल्याणकारी अर्थशास्त्र। तो डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। इनका जन्म जो है वो कोलकाता के शांति निकेतन में हुआ था। वर्ष 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डन को दिया गया था। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, राष्ट्रपति या राज्यपाल। अगला है बी संप्रभु विदेशी के लिए, सी है केवल राष्ट्रपति के लिए, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है ये है क्या कि कानून के समक्ष समता का अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान कानून लागू करेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 14 है, यानी आर्टिकल 14 जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है। यह एक मौलिक अधिकार है। यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार का बंधन देता है। तो इस प्रकार देखा जाएगा तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 14, जो कि इन तीनों में से नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा किसी के लिए नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद किसके लिए होता है? तो ऑप्शन है आपके पास, अच्छी किस्म का है, किफ़ायती कीमत वाला है, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, नष्ट होने वाला है। तो सही ऑप्शन जो होगा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, ये होगा। तो इको मार्क पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल उत्पादन पर लगाए गए प्रमाणन का चिन्ह होता है। इको मार्क पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1991 में आरंभ किया गया था। इसका जो लोगो है वो मिट्टी का बर्तन है जो पृथ्वी द्वारा भंगुर लक्षणों को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है?
तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 5 जून, 2 अक्टूबर, 10 नवंबर और 19 नवंबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून 1972, देखिए हम आपको लिखे दे रहे हैं, 5 जून 1972 में पर्यावरण सुरक्षा हेतु विश्वव्यापी स्तर पर प्रथम प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में स्टॉकहोम में किया गया था। इस सम्मेलन में ही प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन से बनता है। कौन से विटामिन से बनता है रक्त का थक्का? आपके पास ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन ई। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा विटामिन के, विटामिन के इसका सही आंसर होगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से जमता है। विटामिन के का स्रोत जो है, यानी ये कहाँ पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है और हरी सब्जियों में पाया जाता है। और आपको विटामिन डी के बारे में भी बता दे रहे हैं। विटामिन डी क्या होता है कि विटामिन डी की कमी से सूखा रोग यानी रिकेट्स होता है। इसका स्रोत जो है वो मछली, अंडा और मछली युक्त तेल, दूध और अंडा, ये सब होते हैं। विटामिन सी जो है, विटामिन सी के बारे में भी आपको बता दें कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों का फूलना, और स्रोत जो है उसका वो नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर व खट्टे फल है। यानी कि जहाँ भी खट्टे फल, जहाँ भी स्वाद में खट्टा होता है, वहाँ पे विटामिन सी की उपलब्धता पाई जाती है। उसके बाद आपको बता दें विटामिन ई के बारे में, तो विटामिन ई की जनन शक्ति कमज़ोर होती है। पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित अनाज हो जैसे गेहूँ, वनस्पति तेल आदि से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात के बारे में कौन सा युग्म सही है? तो 2011 की जनगणना में पुरुष और स्त्री की जो संख्या थी वो बताना है। ऑप्शन है 1000 पुरुष पर 940 स्त्री, 1000 पुरुष पर 933 स्त्री, 1000 पुरुष पर 929 स्त्री, 1000 पुरुष पर 937 स्त्रियाँ। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा 1000 पुरुष पर 940 स्त्रियाँ। इसकी गणना 2011 में की गई थी। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य था बिहार। बिहार 61.8% था। और सबसे ज़्यादा जो उसके बाद क्या था कि अरुणाचल प्रदेश था। तो सबसे ज़्यादा निरक्षरता वाला देश था। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य आपको मैंने बता ही दिया कि बिहार है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक जो हैं वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। विंग्स ऑफ फायर की पुस्तक के लेखक। विजन 2020 तथा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक जो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक थे। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। यह राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा हुआ है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को सारनाथ वाराणसी के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संत कबीरदास की समाधि कहाँ स्थित है? तो संत कबीरदास जी की समाधि जो है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, देवी पाटन, मगहर, कुशीनगर और चित्रकूट। तो लगभग सभी लोगों को पता होगा कि मगहर में संत कबीरदास जी की समाधि है। इसका ऑप्शन सही होगा मगहर। संत कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी। उस समय मानता थी कि मगहर में व्यक्ति की मृत्यु हो तो व्यक्ति को नरक मिलता है, जबकि काशी में मृत्यु होती है तो स्वर्ग मिलता है। 1 GB किसके बराबर है? तो 1 GB किसके बराबर है? तो 1 GB यानी GB को हम कहते हैं गीगाबाइट। गीगाबाइट यानी कि 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1001 GB जो है, जो 1 गीगाबाइट हम बोलते हैं, 1 GB यानी 1 गीगाबाइट बोलते हैं। वैसे तो इसमें जो MBO की संख्या होती है वो 1024 होती है। 1024 यहाँ पे कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इसके
लगभग जो भी है उस पर हम टिक कर देंगे, तो यानी कि इस पर 1000 MB है, तो हमारा सही होगा 1000 MB। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन है माइक्रोफोन का, टाइपराइटर का, डायनामाइट का, ग्रामोफोन का। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा डायनामाइट का। ऑप्शन सही है डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1967 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। इन्हीं के नाम से प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल पौधा है? तो बायोडीजल का पौधा है, तो ऑप्शन आपके सामने है, जावा घास, रतनजोत, गुग्गुल और रोसा घास। तो इनमें से कौन सा सही है? वो है रतनजोत। रतनजोत जो है उसका जो दूसरा नाम है वो है जेट्रोफा। इसका दूसरा नाम जेट्रोफा है। जेट्रोफा जेट्रोफा एक बायोडीजल का पौधा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? ऑप्शन है, बुंदेलखंड क्षेत्र की मूल निवासी एक जंगली बिल्ली, अवध क्षेत्र की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, लखनऊ क्षेत्र का पारंपरिक कढ़ाई हस्तशिल्प, ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य। ये चरकुला ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया था? तो ऑप्शन है, खिलाफत आंदोलन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलिमीन। तो सही आंसर जो होगा वो ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस एक संगठन था जिनका इन्होंने स्थापना किया था। शिक्षा के विकास के लिए सर सैयद अहमद खान ने अनेक संस्थाएं खोली थी, जिसमें से 1875 में इन्होंने, देख लीजिए, 1875 में ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। यह संस्था जो है वो 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यानी कि आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसका पुराना नाम क्या था? तो आप कह सकते हैं कि ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इसका पुराना नाम था। इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। और अगर आपका यह आ जाए कि ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन सही होगा 1875। और अगर आ जाए कि AMU की स्थापना कब हुई थी, तो AMU की स्थापना हुई थी 1920 में, और AMU का पुराना नाम क्या था? ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस था। सर सैयद अहमद खान ने 1886 ईस्वी में ऑल इंडिया मोहम्मडन कॉन्फ्रेंस का गठन किया था। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 1886 में। यानी कि आप कह सकते हैं 75 में ये इस कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी, लेकिन गठन हुआ था 1886 में। इसमें कई सारे आपके क्वेश्चंस रेडी हुए, आप इस क्वेश्चन को दोबारा आप रीड कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा था? तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो राज्य था वो था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश था। वैसे अब हम सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य को हम बता देते हैं। तो पहले पर उत्तर प्रदेश था, दूसरे पर महाराष्ट्र था, तीसरे पर बिहार और चौथे पर पश्चिम बंगाल था। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामले में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है? तो आपके सामने ऑप्शन है। सही ऑप्शन जो होगा वो भाग 5 होगा। भाग 5, भारतीय संविधान का भाग 5 सभी न्यायिक मामले में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया था? ऑप्शन है, चार मीनार, लाल किला, ताजमहल या कुतुब मीनार। तो इसका सही ऑप्शन होगा कुतुब मीनार।
कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था। उसके बाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बनाकर पूरा किया। कुतुब मीनार लाल और सैंडस्टोन से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, झांसी और बनारसी। तो बनारस इसका सही आंसर होगा। बनारस में उत्तर प्रदेश का संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? 16 जून, 10 दिसंबर, 11 जनवरी या 5 सितंबर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1946-47 में हुआ था। 1946-47 में हुआ था और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एम्पियर मात्रक क्या है? तो ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र का, विद्युत आवेश का, प्रकाश तीव्रता का या विद्युत धारा का। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा विद्युत धारा का। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। यह एक अदिश राशि है। क्या है कि ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बने? तो ऑप्शन है फोकस एफ पर, फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच, वक्रता सी और फोकस एफ के बीच, वक्रता केंद्र सी पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वक्रता केंद्र सी पर। अवतल दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखा जाना चाहिए। इस प्रकार बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। और अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय विधानसभाओं में चुनावी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो वह कौन सा अधिवेशन था? ऑप्शन है आपके सामने भोपाल अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन या अहमदाबाद अधिवेशन। तो ये आपका था लखनऊ अधिवेशन था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन यानी कि 1916 था। 1916 में प्रांतीय विधानसभाओं में चुनावी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक और लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने इस समझौते का प्रतिनिधित्व किया था। तो यहीं पे हमारा आज का सेशन समाप्त हुआ है और हमारे पूरे वीडियोस आप देख लीजिएगा। अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।